औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम पढ़ रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम जो है एडजस्टिंग एंट्रीज को डिस्कस करें, हम ये देखते हैं कि हम अकाउंटिंग साइकिल में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अकाउंटिंग साइकिल में अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग साइकिल में हमने सबसे पहले क्या कहा था कि हम जो भी बिज़नेस इवेंट्स होंगे, जो बिज़नेस ट्रांजेक्शन होगी, उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। ये हमारे पास हर ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके डेबिट्स के हैं, क्रेडिट्स के हैं, उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे पास एक पूरा सीक्वेंस के साथ रिकॉर्ड मेंटेन रहे। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम उसकी पोस्टिंग करते हैं टू दी लेजर्स। जब लेजर्स की हम पोस्टिंग कर लेते हैं, फिर इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। जब हम डेबिट्स एंड क्रेडिट्स को रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो वो पोस्टिंग हो जाती है। अच्छा, पोस्टिंग के बाद हमारे पास क्या है कि अगर हम रनिंग बैलेंस लेजर्स यूज़ कर रहे हैं देन इट्स फाइन। अगर हम रनिंग बैलेंस में लेजर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं। जैसे हमारे कुछ कोलीग वो दोस्त हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि जो हमने आई कॉम में ये पढ़ा था या ये लेवल्स में हमने ये पढ़ा था, तो वो हम भी देखेंगे कैसे वो मेंटेन करने हैं। फिर जब इन बैलेंसेस को हम लेकर फिर हम उसे क्या चेक करते हैं, हम टू चेक द इक्वलिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसको हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। राइट जी, उस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद फिर हम उसमें एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। हम एडजस्टमेंट्स क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हमने रेवेन्यू ऑफ द वन पीरियड मस्ट बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। अगर हम M1 या मंथ है या यहाँ पे ईयर है और यहाँ पर M2 है, मंथ है या ईयर है, हमने रेवेन्यूज उस स्पेसिफिक पीरियड के जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंडिंग ऑन 31st अगर या 30th है, अगर मंथ की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ईयर की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st दिसंबर या व्हाट्सएवर आवर मंथ इज़। जिस हमने पीरियड का रेवेन्यू लेना है उसी पीरियड के एक्सपेंसेस को मैच करना है। और हमने ये लाइन बता दी है कि अगर रेवेन्यू वो मोर देन वन पीरियड को कवर कर रहा है तो उसको हमने सेग्रीगेट करके सिर्फ यहाँ पर लेके आना है। अगर एक्सपेंसेस हमने ऐसे पे कर दिए हैं जिनका ताल्लुक मोर देन वन पीरियड के साथ है तो हमने इसको सिर्फ इस मंथ पे लेके आना जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि हम जान सकें कि हमारी इनकम स्टेटमेंट में वेदर वी आर इन प्रॉफिट और वी आर इन लॉस। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयज़, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो हमने ये जो एग्जैक्ट मैचिंग है ताकि हम ये देख सकें कि हमारे वो रेवेन्यू ज़्यादा हैं या एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज इसका इम्पैक्ट कहाँ पर होता है? अगर रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम हैं देन इट्स मीन इंक्रीजिंग, ओनर इक्विटी हमारी इंक्रीज हो रही है। एंड इफ़ द रेवेन्यूज आर लेस एंड एक्सपेंसेस आर मोर इट्स मीन ओनर इक्विटी इज डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल है। इस मैचिंग प्रिंसिपल को हमने फॉलो करने के लिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। और ये आप एक टॉपिक देखेंगे जिसमें एक्रूवल्स एंड डेफरल्स का वर्ड हमारे पास आएगा। ये इस टॉपिक का नाम है कि कौन सी चीज़ें एक्रू हो गई हैं और किस को हमने डेफर कर दिया है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। हम क्या कहते हैं ना, कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस, कि वो एसेट्स जो हमारे पास हमने रिकॉर्ड कर लिए थे जब हमने इनिशियली उस पे पेमेंट्स की थी, उसको हमने एज एसेट रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जब हमारे पास वो पीरियड ख़त्म हो गया तो हमने देखना है कि इस कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में, उस कॉरस्पॉन्डिंग मंथ में, उस कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में कितनी अमाउंट के एसेट्स वो कंज्यूम हो गए हैं, वो यूटिलाइज हो गए हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं या जिनकी वैल्यू कम हो गई है, उनको हमने एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। सेकंड हमारा स्टेप क्या है जी, कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। वो अमाउंट्स जो हमने एडवांस में कस्टमर से ले ली थी, बिकॉज जब हम एडवांस में कस्टमर में ले लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी होती है, वो हमारा रेवेन्यू नहीं होता, बिकॉज हमने उसको अभी अर्न नहीं किया होता। इसके लिए एक प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक आप रेवेन्यू को रियलाइज़ ना कर लें, आप अपनी सर्विसेज रेंडर्ड ना कर दें, आपने अपनी जो फ़ी है उसके लिए उसको प्रोवाइड ना कर दें, उस वक्त तक वो आपकी लायबिलिटी है, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड दैट अमाउंट इन एडवांस। तो जब एडवांस में हमने रिसीव किया है,
जब तक उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे वो हमारा लाइबिलिटी रहेगी, हमारी लाइबिलिटी रहेगी। तो जब हम इसको रियलाइज़ कर लेंगे तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। तो हमने देखना है कि उस स्पेसिफिक पीरियड में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें से कितनी लाइबिलिटीज़ ऐसी थी जिसको हमने अर्न कर लिया है, तो हमारे रेवेन्यू में शामिल होना चाहिए। यहाँ तक हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में भी मैं यहीं तक रहूँगा। बाकी जो दो टॉपिक हैं, ये टॉपिक्स हमारे पास बाकी हैं, एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। ये हम जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ऑल्दो हमारा साइकिल तो शुरू होना है जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस से, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। लेकिन मैं आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमने जो है इन द मंथ ऑफ जनवरी हमने कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हैं। हमने जो है रेंट पे किया था 6 मंथ्स का, उसको हमने 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर लिया, प्रीपेड रेंट एंड कैश क्रेडिट। फिर हमने कुछ इंश्योरेंस जो है करवाई, 12,000 की इंश्योरेंस हमने पे कर दी, हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमारा एसेट है वो। जब तक हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर लेते उस वक्त तक हमारा एसेट है। इस तरह से जब तक हम रेंट को यूटिलाइज़ नहीं कर लेते उस वक्त तक हमारा वो एसेट है। जितना हम रेंट यूटिलाइज़ कर लेंगे, जितना मंथ पास हो जाएंगे, उतना हमारा एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा। इसी तरह से सेम हमारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज़ आवर एसेट, और अनटिल अनलेस जब तक हम इस इंश्योरेंस को यूटिलाइज़ नहीं कर लेते वो हमारा एसेट है। हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड, हमने कुछ ऑफिस सप्लाइज परचेज़ की, 15,000 की, हमारा एसेट था। एसेट हमारा इंक्रीज़ हो गया। कैश हमारा एसेट था, कैश हमारा जो है वो डिक्रीज़ हो गया, तो एसेट डिक्रीज़ हो गया, उसको हम क्रेडिट करते हैं। एसेट डिक्रीज़ हो उसको डेबिट करते हैं। और सेम रूल हमने ऑफिस इक्विपमेंट पे भी अप्लाई किया। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हुआ तो हमने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, डिक्रीज़ हुआ तो उसको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। और लिखा कि हमने परचेज़ क्या किया है, लैपटॉप परचेज़ किया जिसकी लाइफ कितनी है, 5 साल है। राइट। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा था कि हम अकाउंटिंग साइकिल की जब हम बात करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल में हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। अकाउंटिंग साइकिल में हम जो है वो पहुँच गए हैं एडजस्टमेंट्स पे। हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हमने आगे क्या रिकॉर्ड करना है, हमने एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। तो ये एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मैंने जो है वो बनाया है। राइट, 31 जनवरी को इसमें एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। ये हमने देख लेते हैं। हमारे पास ये बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट बराबर हैं, इक्वल हैं। और इसमें हमने देखने हैं कि हमारे पास जो है, ये देखिए ऑफिस इक्विपमेंट 66,000 का आ रहा है, ऑफिस सप्लाई 15,000 की आ रही हैं, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो 12,000 की आ रही हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है एज ऑन 31 जनवरी 2021। अब जो है इसमें ये मैंने बनाया जस्ट फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसमें हमारे पास जो है वो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस है। और अब जब हम एक्चुअल जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि हम अकाउंटिंग साइकिल में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक पहुंचते हैं, तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास हमें नोट में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। एक्चुअल जो हमारे पास आगे जो प्रॉब्लम आएंगे वो हमने, अगर आपको 2 लेक्चर्स मेरे देखने मस्ट हैं, प्लीज़ वो आप दोनों लेक्चर देखिएगा। उसके बाद जो है हमने एडजस्टिंग एंट्रीज कहाँ से शुरू करनी है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, इसमें कहते हैं नोट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। रेंट इज पेड फॉर 6 मंथ ऑन 1 जनवरी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अमाउंट जो है वो गिवन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट गिवन नहीं है। वो अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें यहाँ से मिलेगी, प्रीपेड रेंट से मिलेगी। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये जो अमाउंट आ रही है ये हमारे यहाँ से मिलेगी। राइट। इसी तरह से इंश्योरेंस पेड फॉर 12 मंथ्स इन एडवांस ऑन 2 जनवरी। अब ये उसने हमें जो है हमें इंफॉर्मेशन दी है कि इसने एडवांस में हमने ये पे किया है 2 जनवरी को। अब कितनी अमाउंट पे की है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें यहाँ से ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा। जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यहाँ से पता चलेगा हमें कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितनी हमारे पास है। सप्लाइज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड या पीके 3,500 इन जनवरी। जनवरी में हमारे पास जो सप्लाइज कंज्यूम हो गई हैं वो हमारे पास 3,500 की हैं। और सप्लाई हमारे पास कितनी थी, वो थी 15,000 की सप्लाइज थी हमारे पास। राइट, ये देखें हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो सप्लाइज आ रही हैं वो आ रही हैं 15,000 की। अब फिर उसके बाद हमारे पास जो और इन्फॉर्मेशन क्या है जी, एसेट्स परचेज इन फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years with residual value of PKR
6000 ओनली। ये देखिए मैंने कहा था हमारे पास जो वर्ड जो है रेजिडुअल वैल्यू का यूज़ भी होता है, स्क्रैप वैल्यू का यूज़ भी होता है, ठीक है जी। इसको जो है हम सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, और ये सब डिफरेंट नाम है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम आफ्टर पासिंग द 5 years व्हाट विल हैपन कि हमारे जो है जो एसेट है जिसको हमने यूज़ कर रहे हैं, उस एसेट को यूज़ करने के बाद उसकी जो वैल्यू जो है वो 5 years के बाद ओनली 6000 रह जाएगी जो लैपटॉप हमारे पास है। ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हैं। इन इन्फॉर्मेशन की बेस पर हमने क्या करना है, इन इन्फॉर्मेशन की बेस पर हमने एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो ये उसने जो है हमारे पास नीचे क्वेश्चन में लिखा होता है रिक्वायर्ड क्या है जी, रिकॉर्ड एडजस्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी 2021। अब हमने जनवरी एंड पर आके ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसकी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करें। ये 1 2 3 4 एडजस्टमेंट्स ने मांगी हैं। अब हम क्या करते हैं, साथ साथ इसको कैलकुलेट करते हैं और साथ साथ इसकी हम एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं, राइट। अब हमने ऐसा किया कि इसको जो है हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। पहली हमारे पास ट्रांजेक्शन क्या जी, रेंट इज़ पेड फॉर 6 month और जनवरी 1st। अब देखें रेंट हमारे पास कितना है, अगर हम कहें रेंट हमारे पास जो है वो 60,000 हमने पे किया है। अब हमने सिर्फ जनवरी का रेंट रिकॉर्ड करना है, तो अगर मैं जो है वो इसको डिवाइड कर दूं, जैसे आप देख लीजिएगा साथ साथ, 60,000 डिवाइडेड बाई 6, तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000। तो हमारे पास जो है हमने क्योंकि जनवरी का मंथ जो है इसको यूटिलाइज़ कर लिया है, तो जनवरी के मंथ को यूटिलाइज़ करने के बाद अब हमारे पास जो है वो क्या है, 10,000 की वैल्यू जो है रेंट की वो कम हो गई है। अब हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। हमारे पास कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हम जंप करके जाएं और किसी भी अकाउंट को ठीक कर दें। जो भी हमारे पास इवेंट होगा, बेशक वो नॉर्मल इवेंट हो या एडजस्टिंग इवेंट्स हो, वो कहाँ से राउट होगा, इट विल बी राउटेड थ्रू जनरल। तो हमें अगर इसको चेंज करना है तो हमें ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, हमें जनरल में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो जनरल ये मेरे पास है, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है ताकि पता चले कि 31 को हम क्या एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया है। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कितने से होगा जनाब, 10,000, और प्रीपेड रेंट क्रेडिट 10,000। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है अगर हमने यहाँ पर जो है लेजर अकाउंट हमारे पास बने हुए हैं तो उसमें हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। जब हमने ये कहा कि हमारे पास जो है प्रीपेड रेंट का हमने यहाँ जो है ये अकाउंट बनाया हुआ है, प्रीपेड रेंट में जो 1 जनवरी हमने रिकॉर्डिंग की, तो जो हमने पेमेंट की थी, हमने पोस्टिंग की यहाँ पर, वो आ गया था 60,000 आ गया था। अब जब हमने 31 जनवरी को एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड की है जिसमें हमने क्या किया है, रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया है और जो है प्रीपेड रेंट को क्रेडिट किया, तो ये हमारे पास 50,000 बैलेंस आ गया है। तो ये जो हमारे पास रेंट एक्सपेंस का अकाउंट है, जब हमने यहाँ पर इसकी पोस्टिंग कर दी तो रेंट एक्सपेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो है वो डेबिट आ जाएगा। और ये हमारे पास देखें यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो है प्रीपेड रेंट ये 10,000 से रिड्यूस हो गया है। हम अब सेकंड जो है हम देखते हैं, सेकंड हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन क्या है, सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है जी, इंश्योरेंस पेड फॉर 12 months इन एडवांस ऑन 2 जनवरी। अब 2 जनवरी का हम पूरे मंथ का जो है ले लेंगे। अब हमारे पास है कितनी अमाउंट आ रही है, देखें ये 12,000 आ रही है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास जो है इंश्योरेंस कितनी एक्सपायर हो जाएगी, वो 1,000 की इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगी। 1,000 की हमारा टाइम गुजर चुका है, हमने जनवरी का मंथ गुजर गया है, तो हमारा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो हमारा एसेट है वो 1,000 से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, 12 months की थी, उसमें से 1 month हमने यूटिलाइज़ कर लिया है। तो यहाँ पर हम जो है वो जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर जो है 31 को जो है ये हम लिख देंगे जनाब के रेंट
एक्सपायर्ड इन द मंथ। फिर हमने जनाब ये किया कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 1000 और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट विद 1000। अब हमने जो है हमें लिख देंगे, राइट। तो ये हमारे पास जो है एक अब ये एंट्री आ गई है। अब आपको पता है कि जब भी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इसकी हमें पोस्टिंग करनी पड़ती है, तो अब हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो ये अगर हम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट देखें, ठीक है ना, तो इसमें आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो है 1 जनवरी को हमने रिकॉर्ड किया था, या जो 2 जनवरी को, जब वो हमारे पास जब हमने इंश्योरेंस ली थी हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया था, और 2 जनवरी को हमने रिकॉर्ड किया था 12,000 से, और जो है जब हमने 31 जनवरी को एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की तो हमारी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो 1000 से कम हो गई, और हमने इसका एक जो एक्सपेंस अकाउंट बनाया वहाँ पर हमने कहा जनाब जो एक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो हमने यहाँ पर वहाँ पर क्रेडिट किया, तो यहाँ पर हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया था, तो हमारी इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो गया था। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो है वो ट्रांजेक्शन क्या है जनाब। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है जी, सप्लाईज कंज्यूम्ड 3500 इन जनवरी। तो हमने यहाँ उसने बताया हुआ है, उसने हमें ये नहीं बताया कितनी सप्लाईज बाकी रह गई, उसने बताया कि सप्लाईज कंज्यूम हो गई हैं, तो हमारे लिए काम आसान हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जनाब कि 31 की हम बात कर रहे हैं, 31 को हमारे पास जो है ना वो सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट विद 3500 और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट विद 3500। ठीक है जी। सप्लाईज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ, राइट। ये हमारी सप्लाईज कंज्यूम हो गई थी, इसको हमने जो है एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, और इसकी जो है रिकॉर्ड करने के बाद जब हमने इसकी पोस्टिंग की होगी तो हमने पोस्टिंग इस तरह से की है। अभी देखिए कि हमारे पास चीज़ है ऑफिस सप्लाईज, जब हमने परचेज़ की तो हमने डेबिट कर दिया था जनवरी में और 15,000 से, और जब हमने हमारी ऑफिस सप्लाई 3500 से कंज्यूम हो गई तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और इसी तरह से हमारे पास जो है ये हमारे पास सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड है, राइट। इसको हमने जो है वो डेबिट कर दिया, हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, राइट। अब हमारे पास जो है एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके समझने के लिए थोड़ा सा आपको अटेंशन की ज़रूरत होगी। वो ये है कि हमने कहा एसेट्स परचेज्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द जनवरी हैविंग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 5 years विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 6,000 ओनली। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा हिसाब करना पड़ता है, कुछ मैं आपको नई टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा जनाब ऑफिस इक्विपमेंट, राइट जी। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास 66,000 का है, और इसकी हम जो है लेस करते हैं रेजिडुअल वैल्यू। अब ये रेजिडुअल वैल्यू जो है ये हमारे पास जो है इसको सॉलिड वैल्यू भी कहते हैं, इसको जो स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, ये है। अब हम ये कहते हैं कि 5 years के बाद हम इतने का इसको सेल कर सकते हैं, और जब इतने का हम सेल करेंगे तो हमारे पास जो है वो अमाउंट जिसने डिक्रीज़ होना है, तो ये हमारे पास वो अमाउंट है जिसने वैल्यू ने डिक्रीज़ होना है। अब हम यहाँ पर एक हमारे पास कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, या इसका पूरा हमारे पास चैप्टर है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं वो एक्चुअली कंज्यूम नहीं होते, उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता कि मैं लिखूँ जनाब हमारे पास के जो है जो ऑफिस इक्विपमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जो है और ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट, तो इक्विपमेंट तो क्रेडिट नहीं हो सकता ना। इक्विपमेंट क्रेडिट मीन कि इक्विपमेंट इज़ नो मोर विद अस, राइट जी। मैं ये नहीं कह सकता कि हमने पार्ट ऑफ द जो है लैपटॉप हमने जो है वो किसी को दे दिया, अनटिल अनलेस हमारे पास जो है वो एसेट कंप्लीट है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है लेकिन वो इटसेल्फ कंप्लीट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया डेप्रिशिएबल वैल्यू,
तो वो एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, वो हमारे एसेट्स जो हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, उसको हम क्रेडिट नहीं कर सकते जब तक उसको हम सेल ना कर दें। जैसे मैंने कहा कि हम पूरा एक चैप्टर उसको पढ़ेंगे, उसमें जब किस तरह से डिस्पोजल करते हैं जब एसेट्स की, तब उस एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। अदरवाइज जो है हम इसके लिए एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट यूज़ करते हैं, और उस कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का जो हमने नाम रखा हुआ है, उस कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का जो हमने नाम रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जो इसकी वैल्यू कम होती है, हमने सिर्फ नाम चेंज कर दिया, अब हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आगे हम लिख सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट। क्योंकि हमारे पास बहुत से एसेट्स होंगे जिनकी लॉन्ग टर्म लाइफ होगी, हमारे पास व्हीकल्स भी होंगे, मशीनरी भी होगी, तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूज़ कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो यूज़ कर रहे हैं, मैं इसके ज़रा स्पेलिंग ठीक कर दूँ, ये डेप्रिशिएबल एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे पास ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आई एम सॉरी, ये होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, राइट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसको हमने, एक्सपेंस हमेशा डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, तो जब हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, अब हमने ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी, डेप्रिशिएबल वैल्यू 60,000 इसकी वैल्यू है, तो हर साल कितना इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैं अगर डिवाइड कर दूँ 60,000, राइट जी, मैंने कहा जनाब 60,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 12,000 पर ईयर इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अब अगर मैं इसको 12 पे डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, मैं अगर इसको जो है वो 12 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो है 1,000 पर मंथ जो है, जो एसेट जिसका नाम जो है ऑफिस इक्विपमेंट है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। और इस वैल्यू को डिक्रीज़ होने को हम क्या कहते हैं कि जनाब ये डेप्रिशिएट हो रही है, राइट जी, उसकी वैल्यू कम हो रही है। एसेट्स हमारे पास कंप्लीट है, फुल है, देयर इज़ नो रिडक्शन इन एसेट बट देयर इज़ डेप्रिसिएशन इन एसेट, राइट जी। तो इसकी हमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वो भी हम देख लें कि हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा जनाब। वो हमारे पास ये जनरल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेट 31 होगी, राइट जी। हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट विथ 1,000, और क्रेडिट क्या करेंगे हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, राइट जी। तो ये हमने जो है रिकॉर्ड कर लिया, ये हमारे पास 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये देखें अब हमने क्या किया कि हमने जो है इसकी जो पोस्टिंग की, जब हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया तो 66,000 का ऑफिस हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया। जब हमने जो है एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड की तो जो है क्रेडिट आएगा हमारे पास, ज़ाहिर है जी, और जो है हमारे पास जो है वो एक्सपेंस जो है वो डेबिट आ जाएगा। तो ये जो है हम ये इसको आप इसमें परेशान ना हो, बिकॉज़ ये हमारे पास एक पूरा टॉपिक है जिसमें हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी का पढ़ेंगे। हमने ये कहा कि मैं इन शॉर्ट ये है कि ऑफिस इक्विपमेंट जब हम परचेज़ किया तो हम ऑफिस इक्विपमेंट को डिक्रीज़ इन वैल्यू से क्रेडिट नहीं करते, हमने उसके लिए एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाया। जब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होगा तो उसका मतलब कॉन्ट्रा मीन एसेट के अपोजिट अकाउंट होगा, उससे हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। और अब हमने जो है ये इस एक्सपेंस को डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि हमने जब बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट में हम अपने इस ऑफिस इक्विपमेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि किस वैल्यू पे हमने, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कम हो गई है,
लेकिन बैलेंस शीट में हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो अगर आप ये देखें, ये मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है, यहाँ पे मैं लिखा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए किया है, जिसमें मैंने एक तरफ एसेट्स लिए हैं, बाकी लायबिलिटीज इक्विटी मैंने शो नहीं की, एसेट्स मैंने पूरे नहीं लिए, जस्ट टू शो यू कि किस तरह से हमारे पास जो हैं वो ऑफिस इक्विपमेंट अपेयर हो रहा होगा बैलेंस शीट में। ऑफिस इक्विपमेंट हमने लेजर से देखें बैलेंस उठाना है, कोई चीज़ भी हम खुद नहीं उठा सकते। हमने लेजर से बैलेंस उठाया तो वो कितना था, 66,000 का था। इसमें से डेप्रिसिएशन में लेस की 1,000 की, तो हमारे पास जो बुक वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 65,000 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आल दो हमारे पास जो है, जिस तरह से हमारे पास सप्लाईज कंज्यूम्ड होकर बाकी रह जाएंगी, वो हमारे पास आएंगी जो है एसेट्स में आएंगी। मसलन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि हमारे पास जो है ऑफिस सप्लाईज़ कितनी होंगी, तो ऑफिस सप्लाईज़ जो हैं जितनी हमारी कंज्यूम हो गई हैं, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास सप्लाईज़ जो हैं वो 3,500 कंज्यूम हो गई हैं, तो 3,500 मतलब ये है कि हमारे पास जो बाकी बच जाएंगी 11,500 की सप्लाईज़ आएंगी। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे शो कर देंगे। लेकिन हम एसेट्स को डायरेक्ट जो है माइनस करके शो नहीं करते, एसेट्स को हम जो है बुक वैल्यू पे शो करते हैं। बुक वैल्यू हमें, अगर हम किसी बैलेंस शीट में लिखा रहा है कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स इतनी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस बुक वैल्यू के पीछे ये वर्किंग हमारे पास शामिल है, राइट। और हम दोनों तरह से शो कर सकते हैं, हम बुक वैल्यू भी शो कर सकते हैं, लेकिन बुक वैल्यू मीन कि हमने क्या किया है, एसेट हमारा पूरा आएगा, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और जो रिमेनिंग बैलेंस उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जो मैंने शो की है, इस तरह से हमारे पास ये बैलेंस शीट आ जाएगी। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, मैंने कोशिश तो बड़ी की है, बहुत तेज़ बोला हूँ कि इसको कवर अप कर लूँ। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ है, तो काइंडली मुझे बताइएगा कि इसमें क्या कन्फ्यूजन है, ताकि मैं उसको डिटेल से दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ।